गुड इवनिंग। माय नेम इज उत्कर्ष गुप्ता और आज का हमारा टॉपिक है सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको आर एच विटेकर, एक साइंटिस्ट थे, नाम लिखा हुआ है आर एच विटेकर। इन्होंने 5 किंगडम में डिवाइड कर दिया। पहला किंगडम मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया और प्लांटी। ये 5 किंगडम्स जितने भी थे सब लिविंग ऑर्गेनिज्म थे। और उसके बाद अगर हम बात करें इन पांचों किंगडम के एक खासियत की, तो इनकी खास चीज ये थी कि ये सभी सेल से मिलकर बने हुए हैं। ये उस सेल से मिलकर बने हुए हैं। सेल, अगर सेल भी 2 टाइप के होते अभी भी हैं, सिंगल सेल और मल्टी सेलुलर, यानी जो एक से ज्यादा सेल से मिलकर बने हुए हैं। जितने भी सिंगल सेल्ड एनिमल्स होंगे, सिंगल सेल, चाहे वो बैक्टीरिया हो, और एक चीज, जितने भी बैक्टीरिया होंगे वो किंगडम मोनेरा में आएंगे, और सिंगल सेल जितने भी हैं सब प्रोटिस्टा में आएंगे। सिंगल सेल, फंजाई, एनिमेलिया और प्लांटी, ये तीनों मल्टी सेलुलर, ये तीनों मल्टी सेलुलर, और ये दोनों यूनिसेलुलर, जिसे हम सिंगल सेल भी बोलते हैं, यूनिसेलुलर। ठीक, अब खासियत क्या है कि सभी सेल से मिलकर बने हुए हैं, तो हम ये कह सकते हैं ना कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं हमारे पृथ्वी पर, हम आप जो भी कभी अपने आंखों के सामने चल रहे हैं, हम हो, आप हो, कोई भी प्लांट्स हो, कोई भी एनिमल्स हो, कितने भी छोटे एनिमल्स, चाहे कॉकरोच हो या फिर मच्छर हो, बड़ा सा हाथी हो, जिराफ हो, कोई भी प्लांट्स हो, बरगद का पेड़ हो, अशोक का पेड़ हो, कोई भी पेड़ ले लें, तो सभी सेल से मिलकर बने हुए हैं। और सबसे बड़ी चीज है, कुछ सिंगल सेल से होते हैं और कुछ बहुत ढेर सारे। सिंगल सेल में क्या होता है कि जितने भी फंक्शंस होते हैं, चाहे खाने का हो, रिप्रोड्यूस का हो, एक्सक्रीशन का हो, कोई भी सिस्टम हो, सारा फंक्शन एक ही सेल में हो रहा है। जितने भी एनिमल्स, जितने भी सिंगल सेल एनिमल होते हैं, सारा फंक्शन एक ही में करते हैं, एक ही सेल से उनका सारा फंक्शन चला करता है। दूसरा हम बात करें मल्टी सेलुलर्स की, जैसे हम लोगों में जितने भी एनिमल्स हम अपने आंखों के सामने देखते हैं वो सभी मल्टी सेलुलर्स हो गए। मल्टी सेलुलर्स की खास बात क्या है कि जितने भी वर्क हैं, चाहे वो देखना हो, काम करना हो, एक्सक्रीशन का हो, रिप्रोडक्शन का हो, या फिर ब्रीदिंग का हो, सर्कुलेशन का हो, सारा फंक्शन के लिए अलग अलग सेल्स डिसाइड है। ठीक है, तो ये हो गए मल्टी सेलुलर्स। हम हो गए, जितने भी प्लांट्स हैं वो भी मल्टी सेलुलर्स में आएंगे। तो डिवाइड कर दिया गया, ये दोनों सिंगल सेल और ये तीनों मल्टी सेलुलर, ये आपको याद रखना है। ठीक, ये हो गया हमारा सेल का इंट्रोडक्शन। क्या क्या हमने अभी तक पढ़ा? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब सेल से मिलकर बने हुए हैं। 2 तरह के सेल्स होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर्स में जितने भी बड़े एनिमल्स जिनको अपनी आंखों से हम देख सकते हैं, जितने भी एनिमल्स जिनको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, वो सब मल्टी सेलुलर में आएंगे। जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, जिनके लिए हमको माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ता है, उन्हें हम यूनिसेलुलर बोलते हैं। अच्छा, एक और चीज, वायरस, नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। तो अगर हम वायरस की बात करें तो वायरस इज नॉट नॉट अ लिविंग एंड नॉट अ नॉन लिविंग। ये है क्या, दोनों के बीच की कड़ी, जिसे हम चेन बोलते हैं। अगर ऐसे ही वायरस हवा में कहीं पड़ा हुआ है कहीं पर, तो कोई इन्फेक्ट नहीं करेगा, कोई भी रिप्रोडक्शन करके अपने प्रजाति को आगे नहीं बढ़ाएगा। लेकिन जैसे ही वो किसी भी होस्ट के अंदर गया, किसी भी एनिमल्स में, किसी भी प्लांट्स में जाता है, तो वो तुरंत ही एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह वर्क करने लगता है। ठीक, इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे डिटेल में, बट ये आपके एनसीईआरटी का, या फिर एनसीईआरटी में तो नहीं, बट हाँ नीट के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट इज वायरस, वायरस क्या है, नॉन लिविंग, लिविंग, या द चेन ऑफ नॉन लिविंग एंड लिविंग, ये नॉन ऑफ द अबव। तो आपको क्या लिखना है, अगर क्वेश्चन आता है तो आपको लिखना है वायरस इज अ
चेन between नॉन लिविंग एंड लिविंग, इन दोनों के बीच की कड़ी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको हाईलाइट कर दीजिएगा, ठीक, नोट्स करके किनारे रख दीजिएगा। तो ये हो गया हमारा सेल का इंट्रोडक्शन, ठीक। अब हम बात करेंगे कुछ साइंटिस्ट की, कि कुछ साइंटिस्ट ने क्या क्या डिस्कवर किया और उनको हम क्यों पढ़ें, ठीक। एक सेकंड, बात करते हैं 1600 की। एक नीदरलैंड के एक साइंटिस्ट थे, आपको नीदरलैंड याद नहीं रखना है, आपको याद रखना है सिर्फ नाम है एंटन वॉन लीeuwenhoek। इन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया। लिविंग सेल्स इन्होंने देखा कैसे, माइक्रोस्कोप इन्होंने खुद बनाया। माइक्रोस्कोप बनाने के बाद इनको क्यूरियोसिटी हुई कि चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या। तो इन्होंने अपने आसपास के पॉन्ड से वाटर लिया और प्लाक और स्पर्म, ये तीन चीज इन्होंने उस माइक्रोस्कोप में देखा। जब इन्होंने ऑब्जर्व किया तो उन्होंने देखा कुछ भाई तो एनिमल की तरह दिख रहा है, मूव करते करते से फास्ट फास्ट। तो इन्होंने नाम दे दिया एनिमल क्यूल, इसका नाम दिया एनिमल क्यूल। जब स्पर्म सेल को जब इन्होंने नोटिस किया तो उसका नाम दे दिया स्पर्मेटोजोआ। ये थे एंटन वॉन लीeuwenhoek। अब यहां से क्वेश्चन क्या बनता है कि हु वाज द फर्स्ट मैन टू ऑब्जर्व अ लिविंग सेल। पहले ऐसे कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया, तो आंसर होगा एंटन वॉन लीeuwenhoek, क्योंकि ये जो मूव किया ना, ये स्पर्म सेल और ये दोनों मूव कर रहे थे, दैट मींस दे वर लिविंग सेल। तो आपको याद कैसे रखना है, लिविंग मतलब लिविंग, नाम नहीं आ रहा है, लिविंग और लिविंग, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन बनेगा द फर्स्ट मैन हु ऑब्जर्व्ड द लिविंग सेल। कौन थे? एंटन वॉन लीeuwenhoek। एंटन वॉन लीeuwenhoek। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप इसको नोट कर लीजिएगा, स्टार बनाकर कहीं लिख लीजिएगा, एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा या फिर आ भी सकता है, ठीक। ये हो गई लिविंग सेल के बारे में। अब हम बात करेंगे नॉन लिविंग सेल्स के बारे में, ठीक। आई मीन किसने डिस्कवर किया, ठीक है। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। रॉबर्ट हुक, एक साइंटिस्ट थे, रॉबर्ट हुक। बात 1600 की चल रही है, इसका आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। 1600 के आसपास की बात है। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले देखा, जो आप लोगों ने कभी नोटिस किया है कि नहीं आई डोंट नो, बट शैंपेन की जो बोतल होती है उसके ऊपर कॉर्क लगे होते हैं, जो उसका कैप होता है वो कॉर्क का बना होता है, ठीक है। उस कॉर्क के एक स्लाइस को इन्होंने कट किया, मतलब बॉटल की नहीं, बट हाँ कॉर्क इन्होंने कहीं देखा और उसको कट किया, बहुत पतली सी स्लाइस, और इन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा तो उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे था। हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, आप लोगों ने हनी देखा होगा ना, मधुमक्खी का छत्ता, तो वो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई दिया, ठीक है, जिसे लैटिन वर्ड में सेला बोलते हैं, सेला। तो एक चेम्बर की तरह, एक रूम की तरह ही दिख रहा था, तो रॉबर्ट हुक ने इसका नाम दे दिया सेल, और ये बता दिया कि जितने भी जो हमारा ये प्लांट सेल है
वो भी कोई भी सेल हो, प्लांट सेल, एनिमल सेल, वो भी ऐसे सेल से मिलकर बना हुआ है। तो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल डिस्कवरी की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रॉबर्ट हुक ने सेल डिस्कवरी की थी। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉफ ने सबसे पहले लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी। ठीक, ये बात हो गई रॉबर्ट हुक और एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉफ के बारे में, डिस्कवरी ऑफ सेल। दूसरा टॉपिक है हमारा, दूसरा बात करेंगे हम 1800s के आसपास की। ठीक है, सेल का इंट्रोडक्शन हो गया, सेल की डिस्कवरी किसने की वो हो गया। अब एक और बात करेंगे हम 1838, एक साइंटिस्ट थे मैथियस श्लाइडेन, ठीक, और एक थे 1839 में थियोडोर श्वान। ठीक, अब एक बॉटनिस्ट थे और एक जॉर्जिस्ट। नाम कैसे याद रखना है, बहुत ईजी है। देखिए, इनके नाम में मेथी लिखा हुआ है और इनके नाम में श्वान लिखा हुआ है। तो मेथी जाहिर सी बात है प्लांट से मिलता है, तो बॉटनी हो गया वो। तो ये जो नाम आपको दिख रहा है मेथी और ये श्वान, इससे ये मालूम हो रहा है कि ये बॉटनिस्ट थे और ये जूलॉजिस्ट थे। ठीक, बॉटनिस्ट थे और ये जूलॉजिस्ट। इन्होंने क्या डिस्कवर किया, इन्होंने बताया कि जितने भी प्लांट सेल्स हैं, ऑल प्लांट्स सेल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। जितने भी प्लांट्स हैं सभी सेल से मिलकर बने हुए हैं, और इनके पास ऑल प्लांट्स सेल्स आर बाउंडेड बाई सेल वॉल। एक वॉल से घिरे हुए हैं जिन्हें सेल वॉल कहते हैं। ओके, ये हो गई 1838 में श्लाइडेन की थ्योरी। मैथियस श्लाइडेन ने बताया कि जितने भी प्लांट्स हैं वो सभी सेल से मिलकर बने हुए हैं और उनके चारों तरफ एक वॉल प्रेजेंट होती है जिन्हें हम सेल वॉल कहते हैं। इस डिस्कवरी वगैरह होने के बाद 1839 में थियोडोर श्वान, जो कि नर्व सेल पर काम कर रहे थे कुछ, उन्होंने क्या देखा, नर्व सेल तो प्लांट्स में तो होता नहीं है, एनिमल्स में होता है, तो जाहिर सी बात है वो जूलॉजिस्ट थे और एनिमल सेल के न्यूरॉन्स में या नर्व सेल में कुछ काम कर रहे थे। इन्होंने बताया श्वान ने कि ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। सेम चीज इन्होंने बताई कि जितने भी एनिमल्स हैं सभी एक सेल से मिलकर बने हुए हैं। ठीक है, और इन्होंने ये बताया कि जितने भी एनिमल सेल्स हैं वो एक बाउंड्री से, एक मेम्ब्रेन से घिरे हुए हैं। बट हमारे जो हम लोग सेल, जो जितने भी एनिमल सेल हैं उनमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, बट एक मेम्ब्रेन होती है जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, जो कि इनके पास प्रेजेंट होती है, प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होती है। बट जो एनिमल सेल्स हैं उनमें सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होता है। तो all cells are covered by membrane। मेम्ब्रेन क्या होता है, पतली झिल्ली होती है। ठीक, वैसे ही झिल्ली की तरह जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारे कवर चारों तरफ सेल में कवर करती है, वैसे ही ये जो प्लांट सेल्स की बात करें ना, जो चारों तरफ सेल वॉल से गुब्बारा है, बैलून है ना, बैलून अगर आप पानी भर दो तो जो चारों तरफ जो बैलून का कवर बन गया उन्हें सेल वाले के ऊपर से चारों तरफ अगर कुछ सीमेंट लगा दो, तो ऐसा मैं सिर्फ बता रहा हूँ। ठीक है, ये हो गई कुछ बातें सेल से रिलेटेड और किसने डिस्कवर किया था। और 1839 में ये जो थियोडोर श्वान थे, इन्होंने अपनी एक बुक पब्लिश कर दी जिसका नाम दिया गया सेल थ्योरी। उसमें इन्होंने मैथियस श्लाइडेन का कोई जिक्र नहीं किया और उनकी बातें चुराकर अपने ही बुक में कॉपी कर दी।
ठीक, बाद में मालूम चला कि भाई पहले तो जो प्लांट्स के बारे में हम बात कर रहे थे वो पहले ही मैथियार श्लाइडर ने दी हुई है, बाद में मालूम चला। बट आज भी हम लोग जो पढ़ते हैं तो कहते हैं सेल थ्योरी वॉज प्रपोज बाय श्लाइडर एंड शॉन। ठीक, आपके नीट में क्वेश्चन बन सकता है कि सेल थ्योरी किसने दी थी, जो साइंटिस्ट, काफ़ी साइंटिस्ट नाम दे देंगे और आपको ऑप्शन पिक करने देंगे, तो इसका आंसर हमेशा रहता है श्लाइडर एंड शॉन, दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल थ्योरी को पब्लिश की थी। ठीक, आफ्टर दैट 1855 की बात कर रहा हूँ, ये हो गई सेल थ्योरी और सेल की डिस्कवरी। 1855 बात कर रहे हैं हम, 1855 एक साइंटिस्ट थे रुडोल्फ विर्शो। रुडोल्फ विर्शो ने बताया कि इन्होंने टर्म दिया, जर्मन साइंटिस्ट थे, इन्होंने जर्मनी में बोला ऑमनिस सेलुलर ई सेलुलर, दैट मीन्स जितने भी सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही आ रहे हैं। मतलब जो हमारे जैसे होता नहीं, क्वेश्चन पूछने पहले मुर्गी है कि अंडा, तो वैसा ही क्वेश्चन था, बस इन्होंने क्या बता दिया, ऑमनिस सेलुलर ई सेलुलर, सबसे पहले जितने भी पृथ्वी पर ऑर्गेनिज्म हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बने हुए हैं, जो पृथ्वी पर जन्म ले रहे हैं। तो इसका नाम आया, इसका जो थ्योरी में ऐड कर दिया गया उनके श्लाइडर और शॉन की थ्योरी में बाद में, कि ऑल cells are pre-existing cells। ओके, ये हो गई सेल की थ्योरी और किसने क्या प्रपोज किया। अब सेल के बारे में अगर हम थोड़ा सा और डिटेल में जाएं तो सेल को अगर हम बनाते हैं ऐसा स्ट्रक्चर, तो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस। बट कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट ही नहीं होता है। ठीक, जैसे मैक्सिमम यूनिसेलुलर, जो यूनिसेलुलर होते हैं मैक्सिमम प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स सेल के दो टाइप हैं, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। मैं नाम लिखता हूँ यहाँ पर, प्रोकैरियोट्स एंड फिर इसको नाम देते हैं प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक में सिर्फ प्राचीन पुराना सेल जो भी डेवलप नहीं हुआ है, उन्हें हम प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। यूकैरियोटिक मींस जिनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, जिनके अंदर सारे सेल मटेरियल, सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है, उन्हें हम यूकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं। अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करेंगे तो प्रोकैरियोट्स का डिफिनेशन कुछ ऐसा है, प्रोकैरियोट्स। तो प्रो मीन्स प्रिमिटिव, और दूसरा वर्ड है कैरियोटिक, तो बन रहा है कैरियन, जिसे हम बोलते हैं, जिसका मतलब होता है न्यूक्लियस। ठीक, जिसके अंदर प्रिमिटिव न्यूक्लियस हो उन्हें हम प्रोकैरियोट्स बोलते हैं। दूसरा टर्म है यूकैरियोट्स, यू मीन्स होता है ट्रू, फिर आती है कैरियन, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। ठीक, ट्रू न्यूक्लियस जिसके अंदर फुल्ली डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, उन्हें हम यूकैरियोटिक बोलते हैं। जितने भी एनिमल्स हैं, जितने प्लांट्स हैं, वो यूकैरियोट्स में आते हैं। और जो प्रिमिटिव न्यूक्लियस यानी प्रोकैरियोट्स हैं, उन्हें हम सिंगल सेल यानी यूनिसेलुलर में डिवाइड करते हैं, जैसे मोनेरा और प्रोटिस्टा, सिंगल सेल एनिमल्स। ओके, नाउ अब हम थोड़ा सेल में डिटेल में घुसते हैं। ठीक, सेल को अब न्यूक्लियस की बात हम कर ही रहे हैं तो जरा न्यूक्लियस बना ही देते हैं। ठीक है, ये समझ लीजिए न्यूक्लियस है, थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ। ठीक है,
अगर आप माइक्रोस्कोप में देखोगे जूम करके तो आपको न्यूक्लियस ऐसा ही दिखाई देगा। ठीक है, ये समझ लीजिए सेल है, ये उसका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को सबसे पहले डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन। मैं यहां लिख दे रहा हूं, रॉबर्ट ब्राउन। न्यूक्लियस वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। इन्होंने सबसे पहले न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। याद कैसे रखेंगे मैं आपको बता दूं। अगर आप सेल को देखेंगे माइक्रोस्कोप में तो ऐसा दिखाई देगा। ठीक, तो ये हमेशा क्या छोटा सा वो डार्क ब्राउन कलर का, ब्राउन नहीं मतलब कुछ भी कलर बट डार्क होता है ना, तो ब्राउन भी डार्क कलर है। तो आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, ऐसा इमेजिन की ब्राउन कलर है, डार्क है, तो रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवरी की होगी। सेल की डिस्कवरी और न्यूक्लियस की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने की थी सेल की, और रॉबर्ट ब्राउन ने की थी न्यूक्लियस की। आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना है। कंफ्यूजन होने के लिए मैं बता रहा हूँ कि ब्राउन को आपको ऐसे ही याद करना है क्योंकि डार्क कलर का होता है। अगर आप ये बात करें एनिमल सेल की या किसी भी यूकैरियोटिक सेल की, हमें सेल की बात कर रहे हैं, यूकैरियोटिक सेल। ओके, सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम, डीएनए। यहीं से कॉन्टिन्यूक ऑर्गेनल्स जुड़ा होता है सेल में, जिन्हें हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मैं यहाँ नाम दे रहा हूँ ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा, इसी के जस्ट बाद एक ऑर्गेनल प्रेजेंट होती है, मुंह छुपाए हुए उधर की तरफ, जिसे हम बोलते हैं गोल्जी अपैरेटस। एक सेकंड, गोल्जी अपैरेटस। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये और गोल्जी अपैरेटस। एक और बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। डबल मेम्ब्रेन होते हैं, इनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपैरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, ये है डीएनए, या हम क्रोमोसोम भी बोलते हैं, क्रोमोसोम। ठीक, अब ये जहाँ ये आपको जो ये ऑर्गेनल्स दिख रहे हैं, ये प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म। और जो डीएनए हमारा जो क्रोमोसोम प्रेजेंट है वो प्रेजेंट होगा हमारे साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म में। न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमोसोम प्रेजेंट है न्यूक्लियोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म में जो प्रेजेंट होगा वो होगा माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपैरेटस, और राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं। ऐसा कुछ इनका स्ट्रक्चर होता है राइबोसोम। और न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म को मिलाकर जो बनता है उन्हें हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म, ये बात हो गई यूकैरियोटिक्स के सेल्स की। अब देखिए यूकैरियोटिक्स सेल्स का स्ट्रक्चर पूरा ऐसा हो गया। अब हम बात करेंगे कुछ प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में, उनका भी स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं कि वो कैसे होते हैं। ठीक है, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। देखिए ये है प्रोकैरियोटिक सेल। अब आपको इसमें जो डीएनए दिखाई देगा वो सर्कुलर होगा और ओपन होंगे, कोई कवरिंग नहीं है आता। ठीक, डीएनए और कुछ राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होंगे। राइबोसोम्स बनते कैसे हैं, बड़ा क्वेश्चन होगा ये, आपके दिमाग में भी आ रहा होगा। देखिए डीएनए से आरएनए बनता है, डीएनए बनेगा, फिर आरएनए, फिर उसके बाद में जो प्रोटीन, आरएनए से प्रोटीन बनता है। ठीक, प्रोटीन से ही राइबोसोम बनता है। ठीक है, राइबोसोम प्रोटीन से मिलकर प्रोटीन से बनते हैं। प्रोटीन किसके बने होते हैं, बहुत ढेर सारे अमीनो एसिड का चेन होता है, अमीनो एसिड, बट अभी हमको इसे पढ़ना नहीं, तो आप ऐसे जान लीजिए अमीनो एसिड। और इसमें कुछ प्रेजेंट नहीं है, बाकी इनके
सर्कुलर क्रोमोसोम हो गए, राइबोसोम्स हो गए, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रियास में इसका काम जो मीजोसोम प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरिया सेल्स में, ऐसे ही इसमें मीजोसोम प्रेजेंट होते हैं। ये बात हो गई प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो एवरीवन, आज का जो हमारा टॉपिक था सेल के बारे में, हमने आज मैक्सिमम चीज़ कवर कर दी है। अगला चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और अगली बार हम जानेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक सेल्स का डिफिनेशन मैंने एक्सप्लेन में बता दिया है। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, कुछ क्वेश्चन अगर आपको नहीं आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड डे।